नमस्कार। नभ प्रकाशन द्वारा आयोजित डिजिटल नाट्य संवाद, इसमें मैं डॉक्टर संयुक्ता थोरात, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सतीश पावड़े सर का स्वागत, इसके कोऑर्डिनेटर बागड़े सर और थोरात मैम, इनका स्वागत। उसी तरह टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने किया है, विकास जी, उनका स्वागत। और हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में नाट्य संवाद के लिए आमंत्रित करने के लिए मिलिंद हाके सर का दिल से स्वागत। और उसी तरह आप सारे श्रोतागण इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी स्वागत, उन्हें प्रणाम। इस कार्यक्रम का मतलब इस डिजिटल नाट्य संवाद का जो मुख्य विषय है वो है भारतीय रंगमंच, दिशा और दशा। भारतीय रंगमंच की बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। रंगमंच ही अपने आप में इतना वास्ट विषय है। उसमें नाटककार है, दिग्दर्शक है, निर्देशक है, अभिनेता है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, सेट डिज़ाइनर है, लाइट डिज़ाइनर है। तो मैं इन सारी बातों में मैं अभिनय के बारे में अपनी बात आपके समक्ष रखने वाली हूँ और ये देखने की कोशिश करूँगी आपसे बात करते ही कि अभिनय की क्या दशा थी और क्या दिशा है। ठीक है, तो अभिनय के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभिनय हमने जब नाटक में कदम रखने के बाद और नाटक की पढ़ाई शुरू की, तब अभिनय के बारे में कहाँ से पता चला था? तो भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र से। तो उसी का रेफरेंस मैंने लिया है और उसी रेफरेंस के थ्रू अभिनय के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। जो रेफरेंस मैंने लिया है वो है narticle.blogspot.com, साहित्य समय और रंगमंच, उसमें संस्कृत रंगमंच के अभिनय सिद्धांत, इसमें से मैंने कोटेशन लिया है, आई कोट। अभिनय अर्थात आगे की ओर ले जाने वाला तत्व, सबको आगे की ओर ले जाने में नेतृत्व प्रदान करने वाला। अभिनय उस शक्ति का नाम है जो हाव भाव, मुद्राएं, वाणी, विचार आदि को नेतृत्व प्रदान करे और अपने मूल स्थान से आगे की ओर प्रेरित करे। भरत मुनि और नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय के 4 भेद है, 4 प्रकार है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरता, केवल शरीर का त्याग करता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार जीव या आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और उसके अनुरूप कार्य करने लगता है, उसी प्रकार अभिनेता को मंच पर जाने से पहले नाटक के चरित्र का स्मरण करना चाहिए और उसी मनोदशा में उस पात्र जैसी वाणी और आंगिक चेष्टाएं बनानी चाहिए। आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय वो है जो शरीर के अंगों के द्वारा किया जाए, जैसे सिर, हस्त, ऊर, कटी, पाद इत्यादि। उदाहरण स्वरूप, जब भी मंच पर अभिनय कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। सिर हिलाना, हाथों के इशारों से कुछ कहना, कमर के उपयोग कर बैठना, कमर को खास तरह से हिलाना, पैर के इस्तेमाल से विभिन्न क्रियाएं करना आदि सब आंगिक अभिनय के अंतर्गत आता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार आंगिक अभिनय के अंतर्गत सर्वप्रथम सिर कर्म की बात की गई है। सिर चलाने के 13 नियम बताए गए हैं। सिर कर्म के बाद हाथों की क्रिया तथा चालन बताई गई है। हाथों की क्रिया में 24 असंयुक्त मुद्राएं तथा 13 संयुक्त मुद्राएं बताई गई है। इसी प्रकार शरीर के अन्य अंगों के द्वारा किया जाने वाला अभिनय भी शरीरज अभिनय के अंतर्गत आता है। मुखज अभिनय के अंतर्गत उपांगों से किया जाने वाला अभिनय आता है। उपांगों जैसे आँख, भौहें, नाक, आधार, गाल, थोड़ी आदि से किया जाने वाला अभिनय मुखज अभिनय के अंदर आता है। मुखज अभिनय चरित्र के भाव को दर्शाने में सहायक होता है। आँखों के संचालन की 36 दृष्टियाँ होती हैं। भौं के इस्तेमाल के 7 विधियाँ है। नासिक 6 तरह से इस्तेमाल में आता है। शरीर तथा मुख से बचे हुए भागों से अभिनय करने पर वह चेष्टाकृत अभिनय कहलाता है। अन्य अंग जैसे अंगुली, भुजाएं, पेट,
जंगा, पलक, ग्रीवा तथा पुतलिया आदि से किया जाने वाला अभिनय चेष्टाकृत अभिनय कहलाता है। वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय के अंतर्गत वाचन अर्थात बोल से संबंधित चीजें आती हैं, जैसे भाषा, उच्चारण, ध्वनि, ध्वनि के प्रकार आदि। नाटकों के संवाद सरल होने चाहिए। कठिन तथा गूढ़ अर्थ वाले शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मनुष्य के शरीर के 3 स्थान से ध्वनि निकलती है, पहला छाती, दूसरा कंठ तथा तीसरा सिर। जो ध्वनि छाती से निकलती है उसे मंद, जो ध्वनि कंठ से निकलती है उसे मध्य तथा जो ध्वनि सिर से निकलती है उसे उच्च ध्वनि कहते हैं। नाटक के लिए ये जरूरी है कि अभिनेता को भाषा का ज्ञान हो, अर्थात जिस भाषा में अभिनय करने जा रहा हो उस भाषा की जानकारी उसे होनी चाहिए, तभी वह समझ पाएगा कि वो क्या कह रहा है और किस तरह कहना चाहिए, किस शब्द के साथ कौन सा भाव आएगा आदि। अभिनेता को ध्यान रखना चाहिए कि वह जो शब्द बोल रहा है उसका सही उच्चारण वह कर रहा है या नहीं। नाटक के लिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों के उच्चारण से उसका मतलब बदल जाता है, अतः शब्दों का सही उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अभिनेता लिखे गए वाक्य का अर्थ समझने वाला अभिनेता लिखे गए वाक्य का अर्थ समझने वाला होना चाहिए, तभी वह नाटक के अर्थ को दर्शकों तक सही पहुंचा सकता है। उसे इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि संवाद के अंदर किस शब्द पर कितना जोर पड़ेगा, किस शब्द को हल्के में बोलना है, किस शब्द को उछाल देना है आदि। अभिनेता को संवाद बोलते समय संवाद के उतार चढ़ाव का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि सामने बैठे दर्शक संवाद का भरपूर आनंद ले सके। अतः अभिनेता को भाषा के जानकार के साथ साथ मजबूत ध्वनि वाला भी होना चाहिए। आहार्य अभिनय। आहार्य अर्थात सजावट। अभिनेता का रूप सज्जा हो, वेशभूषा हो अथवा मंच सज्जा हो, सब आहार्य अभिनय के अंतर्गत आता है। नाटक करने के लिए आहार्य अभिनय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक साज सज्जा नहीं होगी दृश्य तथा पात्र का भरपूर मनोरंजन नहीं मिलेगा। पात्र का अर्थ तथा वातावरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए साज सज्जा अहम हो जाता है। नाटक का आधा अर्थ साज सज्जा से निकल आता है। अभिनय के लिए रूप सज्जा तथा वेशभूषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रूप सज्जा तथा वेशभूषा से नाटक के पात्र के बारे में आधी जानकारी मिल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जल्लाद का पात्र कर रहा है तो उसकी बड़ी बड़ी मूछें, बदन पर काला कपड़ा तथा हाथ में हथियार दे देने से लोग देखकर ही समझ जाते हैं कि कोई क्रूर पात्र है। वहीं पर अगर अभिनेता अच्छे वस्त्र तथा तरह तरह के अच्छे आभूषण के साथ साथ मुकुट पहना हो तो राजा के पात्र को दर्शाता है। अगर नाटक में किसी सजीव को दर्शाना है तो उस सजीव की तरह वेशभूषा बनानी चाहिए। जैसे अगर किसी चौपाए जानवर को दर्शाना हो तो अभिनेता उस जानवर जैसे अगर किसी चौपाए जानवर को दर्शाना हो तो अभिनेता उस जानवर का मुखौटा लगाना चाहिए तथा कपड़े उस जानवर के खाल से बनाकर पहनना चाहिए। मतलब उस जानवर के खाल जैसा जो कपड़ा है उसे पहनना चाहिए। आहार्य अभिनय के अंतर्गत मंच सज्जा का भी संपूर्ण स्थान है। मंच सज्जा नाटक का समय, काल, परिस्थितियाँ आदि को दर्शाता है। अगर मंच पर घने पेड़ों का उपयोग किया गया हो तो वो जंगल को दर्शाता है। अगर मंच पर घर दिखाया जाए तो वह गांव या नगर को दर्शाता है। इसी प्रकार मंच सज्जा से वातावरण को दर्शाना चाहिए या दर्शाया जाता है। सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे कठिन अभिनय है। दूसरे शब्दों में इसे आंतरिक अभिनय भी कह सकते हैं, अर्थात जो अंतर्मन से किया जाए। आंगिक, वाचिक तथा आहार्य अभिनय का संबंध मनुष्य के बाहरी प्रकृति से है, किंतु सात्विक अभिनय का संबंध मनुष्य के आंतरिक मनोभाव से है। सात्विक अभिनय के अनुसार अभिनेता को
ऐसा होना चाहिए कि वो नाटक के पात्र के मनस्थिति को अच्छी तरह से समझ ले। पात्र किस वातावरण में है, उसकी क्या परिस्थितियाँ है, पात्र क्रूर है अथवा मृदु है आदि के बारे में अच्छी तरह से समझ लेने से अभिनेता के अंदर वो पात्र पूरी तरह से जीवंत हो जाता है तथा अभिनेता पात्र के बारीकियों को अच्छे से निभा पाता है। ये रही अभिनय के 4 प्रकार की एक छोटे से शब्दों में जानकारी। अगर हम देखें तो हमारे जो नाटक का इतिहास है, नाटक कब से शुरू है, कब से किया जा रहा है और आज तक अभिनय के इन चारों प्रकारों का उपयोग होता है। क्योंकि नाटक में मेरे हिसाब से जो सबसे प्रमुख घटक है वो है अभिनय, इसीलिए मैं ये बात करना चाहूँगी कि अभिनय की दिशा। तो ये मतलब साबित हो जाता है कि आज भी हमारे पास उन सारी चीज़ों का उपयोग होता है हमारे रंगमंच पे जो हमें नाट्यशास्त्र में दिए गए अभिनय के प्रकारों के बारे में बताया है। और इसी तरह स्तानिस्लावस्की का जो मेथड एक्टिंग है, एक्टिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने जो बताया है, मैजिक इफ है, गिवन सर्कमस्टांसेस है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है, इमोशनल मेमोरी है और इसी प्रकार और कई सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत काल पहले ही हमें बता दिया है और हमें अभिनय करने के लिए एक गाइडलाइन दी है। और उस गाइडलाइन के अनुसार मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तक उसका उपयोग होता ही है। अब इस मामले में हम कहें कि रंगमंच की दिशा और दशा किस तरफ जा रही हैं, क्या था रंगमंच और क्या हो रहा है रंगमंच में, तो मेरा इतना ही मानना है कि रंगमंच ने काल के अनुसार अपने आप को बदला है, अपने आप को साबित किया है। रंगमंच कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, रंगमंच कभी मिट नहीं सकता है, क्योंकि रंगमंच जीवन का और हर किसी रंगकर्मी का और दर्शकों का दिल का वो हिस्सा है जिसे वो कभी भुला ही नहीं सकते, अपने दिल से कभी दूर लेके जा ही नहीं सकते। तो मेरा ये खास करके मानना है, रंगमंच अपने अपने काल के अनुसार, उन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल तो देगा, उस बदलाव में अपने आप को फिट ज़रूर कर देगा, लेकिन उसकी दिशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की ओर बढ़ा देगा, लेकिन उसकी दशा कभी नहीं होगी। उसके उभरते हुए बातें ज़रूर 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 सामने आएगी। जैसे कि अभी कोरोना काल है और अभी हमारे सामने तो बहुत चैलेंज है ना कि सारे ऑडिटोरियम बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग होने की वजह से हम लोग कलाकार एक दूसरे के साथ आकर रिहर्सल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी प्रश्न उठता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये लाइव प्लेटफॉर्म सब ने अपनाया है, उसमें सब लोग नाटक के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सारे रंगमंच के से संबंधित लाइव चीज़ें देखती हूँ तो मैं जान रही हूँ कि नहीं, कहीं कोई मतलब किसी का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ, कोई उदास नहीं है, थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा हार तो गए लेकिन फिर भी उठे हैं। जो माध्यम हमारे सामने है उसको स्वीकारा है रंगमंच ने, हमने, दर्शकों ने, और फिर हम इस माध्यम से लोगों के सामने आ रहे हैं। तो यही है कि नए माध्यमों में वो अपने आप को ज़रूर ढाल लेगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा अमर रहेगा, ज़िंदा रहेगा। इतना कह के मैं अपने इस पूरे वक्तव्य को यहाँ पर अभी विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मुझे जो कहना है, मुझे जो अपने विचार रखने थे आपके सामने, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इस प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब इस डिजिटल नाट्य संवाद में मुझे भी अपने मत रखने का अवसर देने के लिए मैं नभ प्रकाशन का बहुत धन्यवाद देती हूँ। पावड़े सर को मेरा प्रणाम और आभार, और सारी टीम को मेरा आभार, और आप लोगों ने जो मुझे इतने शांति से यहाँ पे सुन लिया है, उन सबको धन्यवाद।